हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम देखेंगे 2017 में जो पेपर हुआ था उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर कंप्लीटली का मीन्स मेरा ये है कि कॉमर्स का भी हम पोर्शन यहाँ पर फुल सॉल्व करेंगे और आपका जनरल पेपर को भी फुल सॉल्व करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग STAD रेफर टू। तो ये किसको रेफर करता है? स्टेड। तो स्टूडेंट टीचर। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? ये एक ऐसी लर्निंग होती है जिसमें छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है और वो मिलकर एक कार्य करते हैं और मिलकर वो अलग अलग ग्रुप में बंटने के बाद वो सीखते हैं। ठीक है, कोई उनको कार्य दिया जाता है और वो कार्य को मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट टीचर असाइनमेंट डिवीजन। इसका मतलब होता है, STAD का मतलब होता है स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, या स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, या स्टूडेंट टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन, या स्टूडेंट टीचर एक्वायर डिवीजन। तो सही आंसर होगा आपका बी, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। STAD का मतलब होता है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। ठीक है, और किस में होता है? ये किसके रेफरेंस में? कोऑपरेटिव लर्निंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान बच्चों में ऑब्जेक्टिव परमानेंस विकसित करते हैं? तो देखो, ऑब्जेक्टिव परमानेंस क्या होती है? ये वह परमानेंस होती है, वह स्थायित्व होता है जिसमें बच्चा क्या करता है कि जो चीज बच्चे के सामने नहीं होती है उसको भी, उसकी भी पिक्चर उसके माइंड में बनती है, उसको भी ढूंढने की वो कोशिश करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक बच्चा खिलौने से खेलता है और उसको वो बॉक्स के नीचे रख देता है, बाहर चला जाता है कमरे से और फिर आकर वह उस बॉक्स के नीचे ही उसको खोज रहा है। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर ऑब्जेक्टिव परमानेंस होती है। ठीक है, तो ये जो पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है? इसको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये कौन सी स्टेज में होती है। तो ये जो स्टेज में होती है ये आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक किशोर की यह भावना है कि सभी ने देखा कि वह शर्ट, मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहनी है। इस इसका एक उदाहरण है, द फीलिंग ऑफ एन एडोलसेंट एवरी नोटिस दैट आई वोर दिस शर्ट ट्वाइस अ वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? हिज अवेयरनेस का होगा, या इमेजिनरी ऑडियंस का होगा, या सेल्फ रेगुलेशन का होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही होगा आंसर इमेजिनरी ऑडियंस, मतलब काल्पनिक दर्शक। दर्शक इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not the true about the negative reinforcement? तो नकारात्मक शुद्धिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? It increases the desirable behavior, या it is not similar to punishment, it is not increase desirable behavior, it can be used for children with special needs। तो सही आंसर होगा आपका सी, इट नेवर इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर। यह वांछनीय व्यवहार को कभी नहीं बढ़ाता है। तो ये जो है ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, ये वांछनीय व्यवहार को बढ़ा भी सकता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है कि, किसको इंगित करता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में मोरलिटी, या कन्वेंशनल लेवल मोरलिटी, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मोरलिटी, या बोथ ANC आर करेक्ट। तो सही आंसर होगा आपका बी, कन्वेंशनल लेवल मोर्टेलिटी, मतलब पारंपरिक स्तर की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रो कंडीशनिंग नेचर स्टिमुलस एक्वायर टू द पावर ऑफ द रेनफोर्स इज नोन एज। कंडीशनिंग के माध्यम से एक तटस्थ उत्तेजना एक प्रबल की शक्ति प्राप्त करती है जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर होगा आपका द्वितीय प्रबल, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट।
रेनफोर्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता किस उम्र में विकसित की जाती है? तो ये विकसित की जाती है आपकी 9 से 10 वर्ष की आ, अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो छात्र, एक ए है एक बी है, उन दोनों का मानकीकृत आईक्यू चेक किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ए का आईक्यू क्या आता है? 60 आता है और बी का आईक्यू आता है आपका 30। तो आपको बताना है कि अब जो कथन कहे जाएंगे उसमें से क्या सत्य नहीं है, गलत क्या है, ये आपको बताना है। तो ए को हल्के बौद्धिक अक्षमता कहेंगे, बी को गंभीर बौद्धिक अक्षमता कहेंगे, या ए को गंभीर बौद्धिक अक्षमता कहेंगे, या ए और बी दोनों सत्य है। तो सही आंसर होगा आपका सी, ए को गंभीर बौद्धिक अक्षमता कहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा था, कौन सा सत्य नहीं है? और ए को कहा गया, ए को बौद्धिक अक्षमता है। तो देखिए ये बात गलत है, क्योंकि वो बौद्धिक अक्षमता में नहीं है, वो 60 प्लस आ रहा है, 60 पर क्या आ जाता है आपका एवरेज छात्र यहाँ आ जाता है। तो आप उसको यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो गंभीर बौद्धिक अक्षमता में है, मतलब हैज द सर्वल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो सी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट है आपका, ब्रूफ एंड ब्रेनर की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की मैक्रो प्रणाली से संबंधित नहीं है? संस्कृति, स्कूल, नियम और कानून, और मूल्य। तो सही आंसर होगा आपका बी, स्कूल, मतलब स्कूल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप हर सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा भी इसे देखकर यही सीखता है, इसका उदाहरण है। अवलोकनात्मक अधिगम कहेंगे इसको, ऑपरेटिव कंडीशनिंग कहेंगे, शास्त्रीय कंडीशनिंग कहेंगे, या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम कहेंगे। तो आप इसको कहेंगे अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले अनुभवों के आधार पर यह अपेक्षा करना कि किसी के सभी प्रयास विफलता की ओर ले जाएंगे, नियंत्रण की कमी के साथ इस इसे इस रूप में जाना जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? अवसाद कहेंगे, सीखी हुई लाचारी कहेंगे, नकारात्मक रवैया कहेंगे, उन्माद कहेंगे। क्या है, दोबारा देख लीजिए, पिछले अनुभव के आधार पर यह अपेक्षा करना कि किसी के सभी प्रयास विफलता की ओर ले जाएंगे, तो नियंत्रण की कमी के साथ इसे इस रूप में जाना जाता है। तो आप इसको किस रूप में जानेंगे? तो सही आंसर होगा आपका बी, सीखी हुई लाचारी, इसको कहेंगे लर्निंग हेल्पलेसनेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ स्पेस की अवधारणा किसने दी? लाइफ स्पेस क्या होता है? लाइफ स्पेस स्पेस होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के जो उसका जो भौतिक या मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है, उस भौतिक या वातावरण को उसके लाइफ स्पेस कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लाइफ जो है, लाइफ का चारों तरफ कैसा स्पेस है। ठीक है, लाइफ स्पेस इसको कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया इसकी अवधारणा दी किसने थी? तो ये दी थी आपकी सी लेविन ने, लेविन ने दी थी। ठीक है, सी इसका सही होगा। क्या होगा इसका? लेविन ने इसकी परिभाषा अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलस, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, या पनिशमेंट होता है, रिवॉर्ड होता है, या शेपिंग होता है? देखिए ये होता है सही दंड। देखिए इसको क्या कहेंगे आप? पनिशमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्र अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए एक कड़ी मेहनत करता है। उसकी कड़ी मेहनत के पीछे किस प्रकार की प्रेरणा है? आंतरिक प्रेरणा है, बाहरी प्रेरणा है, शून्य प्रेरणा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एक छात्र अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी कड़ी मेहनत के पीछे किस प्रकार की प्रेरणा है? कि देखिए उसके अंदर से कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर किसी को देखकर उसमें प्रेरणा आ रही है। तो सही आंसर होगा आपका बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा क्यों है? क्योंकि वो दूसरों से प्रेरित होता है और वो चाहता है कि मैं उससे आगे निकल जाऊं, उससे आगे बढ़ूं। जो भी उसका साथी होगा, जो भी उसके साथ थोड़ा रहे, उससे आगे वो निकलना चाहता है। तो वो प्रभावित किससे हो रहा है? इन सब से प्रेरित हो रहा है कि उनको पीछे करना है। तो इसको क्या बोलेंगे? बाहरी प्रेरणा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह चरण जिस पर बच्चा किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है, यदि उसे उचित सहायता और समर्थन दिया जाए, इसे इस प्रकार जाना जाता है।
निपुणता का क्षेत्र कहेंगे, समापस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, सीखने का क्षेत्र कहेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था, किसके द्वारा दिया गया था? द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पहले वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर तुम वही कर सकते हो जो तुम चाहते हो, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इस ये किस चीज का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्री में प्रिंसिपल का, लॉ ऑफ रेडीनेस का, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, या लॉ ऑफ कंटिन्यूटी का? तो ये सही करता है आप प्री में प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब रीडिंग डिसएबिलिटी इज। जो रीडिंग बात हुई है यहाँ पर किसकी? रीडिंग डिसएबिलिटी की। रीडिंग डिसएबिलिटी को आप डिसलैकिया कहेंगे। रीडिंग में पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिसलैकिया कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, या डायस्पेरिमिक्सिया कहेंगे। देखिए, डिसग्राफिया होती है लिखने की, लिखने में अक्षमता। डिसकैलकुलिया होती है आपकी गणित संबंधी, डिसग्राफिया होती है लिखने से संबंधित, और डिसकैलकुलिया होती है गणितीय संबंधित संबंधित आपकी डिसेबिलिटी। लेकिन डिसलैकिया क्या होगी? आपकी रीडिंग पढ़ने में असमता। ठीक है, तो रीडिंग डिसेबिलिटी क्या होगी? आपकी डिसलैक्सिया। तो डिसलैक्सिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष संस्कृति में प्रभावी संचार बनाने के लिए भाषा का उपयोग कब और किसे कैसे किया जाए, इसके नियम को इस प्रकार जाना जाता है। तो ध्वनि विज्ञान कहेंगे, फिनिक्स कहेंगे, या व्यवहार विज्ञान कहेंगे, या आपको शब्दार्थ विज्ञान कहेंगे। तो इसको कहेंगे व्यवहारक विज्ञान, मतलब प्रागैमिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी की अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में संज्ञान को इस प्रकार कहा जा सकता है। तो आपका जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संज्ञान को किस प्रकार कहा जा सकता है? क्या उसको मान्यता कहेंगे, मेटा संज्ञान कहेंगे, पहचान कहेंगे, या उसको आप धारणा कहेंगे? तो उसको कहेंगे आप मेटा संज्ञा। ठीक है, मेटा कॉग्निशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वांछनीय लक्ष्य की ओर प्रगति के प्रत्येक छोटे कदम को तब तक सुदृढ़ करना जब तक कि उसे पूरी तरह से सीख न लिया जाए, इसे सॉरी इस प्रकार जाना जाता है। तो चैनिंग कहेंगे, सेपिंग कहेंगे, या क्यूइंग कहेंगे, या आपका मॉडलिंग कहेंगे? तो सही होगा ये आपका सेपिंग, इसको सेपिंग कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कंसिस्टेंसी। लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण क्या होता है? लिंग स्थिरता, लिंग लेबलिंग, लिंग स्थिरता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका लिंग लेबलिंग। नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लर्नड इन वन सिचुएशन टू द डिफरेंट सिचुएशन कैन बी टर्म एज। एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में लागू करने को इस प्रकार कहा जा सकता है। तो इसको नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे, हाई रोड स्थानांतरण कहेंगे, शून्य स्थानांतरण कहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको बोलेंगे हाई रोड स्थानांतरण, हाई रोड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने छात्रों की प्रगति का अवलोकन करने के लिए एक अपनी कक्षा में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी शुरू की है। आप सुदृढ़ीकरण की किस अनुसूची का उपयोग कर रहे हैं? निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अंतराल, परिवर्तनशील अंतराल। तो आप यूज कर रहे हैं निश्चित अंतराल को। फिक्स इंटरवल को आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आप साप्ताहिक इसको तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पीईसीएस एक शिक्षण पद्धति है जिसका उपयोग निम्न में से किया जा सकता है। किसके लिए किया जा सकता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के लिए, संचार संबंधी विकलांगता वाले बच्चों के लिए, या दोनों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सी। ए और बी दोनों तरह के बच्चों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से योजनाएं बनाना क्या कहलाता है? संगठन, संतुलन, या आपका अनुकूलन, या आपका अकेंद्रित। तो ये होगा आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपका अकेंद्रित, इको सेंट्रलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये अनुकूलन कहा जाएगा, ये गलत है, ये होगा आपका अनुकूलन। इसको कहेंगे आप अनुकूलन। सी अडेप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का घटक नहीं है? तो ऑप्शन होगा आपका प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, भविष्यवाणी करना। तो सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिएशन की क्षमता किससे विशेषता है? क्षमता किसकी विशेषता है? संवेदी मोटर चरण की, पूर्व संचारण चरण की, ठोस परिचारण चरण की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ठोस परिचारण चरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लर्निंग डिसएबिलिटीज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? स्किनर ने, सैमुअल क्रिक ने, सिगमंड फ्राइड ने, या विल्हेम वुड ने। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सैमुअल किर्क ने। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे आत्म मार्गदर्शन के लिए खुद से बात करते हैं, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे, वायोगस्की, ट्रायड, या ब्रोफेन ब्रेनर। सही आंसर होगा इसका बी, वाइगोट सकी। आंसर भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब देखते हैं हिंदी को। तो हिंदी में सबसे पहला क्या है? वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ताइजनाथ, ईडी अड़ और ढ होगा, ईश तत्पुरुष स और स होगा, या विव्रत ज और झ होगा, या ईस दिद विव्रत य और व होगा। तो सही आंसर होगा आपका सी, विव्रत होता है आपका ज और झ, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए। सो समास में विग्रह, वाक्य में प्रयुक्त विभक्त चिन्ह व अव्याधि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों को मध्य संधि के साथ की जाती है। बात सही है। दूसरा, हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति को नियमित करता है। ये भी बात सही है। पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं। ये असंगत है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारण है तथा कर्मधारण का भेद द्विगु है। देखिए, ये असंगत जो होगा अलग होगा, वो होगा आपका यहाँ पर सी होगा। अपना आंसर बाद में देखिए, कीजिए। इसका आंसर तो वैसे यही दिया हुआ है, लेकिन गलत फिर भी मुझे कुछ डाउट लग रहा है। आप इसे कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द प्रत्ययवाचक त्रच ता प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है? तो आपको बताना है त्रच मतलब ता।
के प्रत्यय से कौन सा निर्मित नहीं हुआ है? रचयिता, प्रेदाता, विख्याता या विद्वता? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर विद्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संधि के नियमानुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण में का योग कैसे भय तक किसी वर्ण में होगा? तो मैं अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा। निम्न विकल्प में से किस संधि का शब्द का निर्माण उक्त नियम के तहत नहीं हुआ है? तो आपको बताना है कौन सा है जो उक्त नियम को के अनुसार नहीं बना है। तो सही आंसर होगा आपका सी, दृढ़नाग। नेक्स्ट देखते हैं। संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? को बताना है संरचना की दृष्टि से कौन सा सरल वाक्य नहीं है। दूसरों के साथ मीठा बोलना वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं, ये तो है सरल वाक्य। पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। देखिए, पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, यही जो है ये आपका सरल वाक्य नहीं है। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये सभी क्या है तीनों? ये सभी सरल वाक्य हैं। लेकिन आपका सरल वाक्य कौन सा नहीं है? सरल वाक्य आप बी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा शब्द वर्णागम संधि के निर्मित नहीं है? वर्णागम संधि कौन सा शब्द वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है? आच्छादित, परिस परिष्क्रिया या प्रतिष्ठान या संस्कृत? तो सही आंसर होगा आपका प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान आपका वर्णागम संधि से निर्मित नहीं है। टाइम क्या होगा बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आंखों से परे है के लिए कौन सा शब्द सही होगा? दर्शनीय, इंद्रियतीत, अकथनीय या परोक्ष? तो सही आंसर होगा इसका डी, परोक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। सही वर्तनी वाला विकल्प कौन सा होगा? पिशाचिनी या सूर्पणखा? देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम तो बी और गृहस्थी है। देखिए ये भी सही होगा यहाँ और आपका ये भी सही होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? बी और डी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उस सामासिक पद को छांटिए जो कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है। आरामगाह और राष्ट्रपिता, स्नान गृह या जिलाधीश जो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना हुआ है। तो इसमें देखिए आप आंसर क्या होगा करेक्ट? ठीक है, जिलाधीश। ठीक है, जिला और इधर आपका धीश, ये क्या है? दो विभिन्न भाषाओं के मेल से बना है। अगर स्नान गृह की बात करें, राष्ट्रपिता की बात करें, आरामगाह की बात करें तो ये सब एक ही भाषा में बने हुए हैं, लेकिन जिलाधीश जो है ये दो भाषाओं के मेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प गिरी का प्राय नहीं है? सेल्जा, महीधर, नग, अद्री? तो सही आंसर होगा आपका ए, सेल्जा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्णों उच्चारण स्थल की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। कंठ नासिका होगा अणय, कंठ तालु होगा ए, दंतोष्ठ होगा फै, दंत नासिका होगा अण्य। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका दंत नासिका अणय होता है। आगे देखते हैं। ओखर का तत्सम रूप क्या है? तत्सम मतलब जो संस्कृत से अ, संस्कृत से हिंदी में भी सेम यूज होने लगे हैं ऐसे सब।
पोखर का तात्पर्य क्या होगा? पखर होगा, पोषक होगा, पुष्कर होगा, प्रवीण होगा। तो सही आंसर होगा आपका पुष्कर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में दो उपसर्ग का योग नहीं है? समाधि, व्याधि, स्वागत या अध्यापक? तो सही आंसर होगा आपका यहाँ डी, अध्यापक। इसमें दो उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस समस्त पद का विग्रह सम्यंक नहीं है? अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो, अत्यावश्यक, आवश्यकताओं से परे, अति निंद्रिय, निंद्रिय के अतीत या परे, निरामिष, आमिष से रहित। तो सही आंसर होगा आपका अति आवश्यक, आवश्यकता से परे। ये असम्यक विग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? पाश्विक, पारिवारिक, रासायनिक या काल्पनिक? तो सही आंसर होगा आपका बी, पारिवारिक। इसमें क्या है? उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है पारिवारिक में। तो यहाँ पर आपका पूरा होता है हिंदी। अब चलते हैं अपना लैंग्वेज टू मतलब इंग्लिश की तरफ। तो फर्स्ट आंसर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। आपको यहाँ करेक्ट यूज करना है। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश, मैं ऋषिकेश जा रहा था। when, जब, ऑन अ वे या ऑन द वे आई मीट यूरोपियन। तो सही आंसर क्या होगा? या ए दोनों में आएगा? करेक्ट होगा आपका दा। देखिए दा तो आ जाएगा, ठीक है। भी आपका सही होगा यहाँ पर। कैसे? दा आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन द वे, रास्ते पर, आई मीट अ यूरोपियन, मैं एक यूरोपियन से मिला। ठीक है, तो सही आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिलेड बाय एन आवर, ही रिच्ड लेह व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्वाइट डार्क। डिले बाय 1 आवर, आधा घंटा लेट होने से, 1 घंटा लेट होने से वह लेह पहुंचा जब इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, जब पूरी तरह से डार्क मतलब अंधेरा हो चुका था। तो द वर्ड डिले, तो ये डिले वर्ड जो है इन द अबव सेंटेंस इज यूज्ड इज एन इनफाइनेटिव की तरह यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, या जिरंड की तरह यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहाँ ये यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो उसमें फिर यहाँ आईएनजी आता। तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह ये यूज हुआ है। जिरंड होता तो आपका फिर आईएनजी होता, और इन्फिनेटिव होता तो टू टू इसके आगे होता। तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज्ड। तो आपको इनमें देख के बताना है कि अन, जो अन यूज हुआ है किसमें करेक्टली यूज हुआ है। एक ही होगा ऐसा जिसमें करेक्टली यूज हुआ है, वो आपको बताना है। तो वो होगा आपका अन अनपंक्चुअल। अनकैपेबल नहीं होता लेकिन अनपंक्चुअल। अनपेशेंट नहीं होता, अनरेगुलर नहीं होता, अनपंक्चुअल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the option given below is correct passive form of the given sentence? They crowned him king. तो यहाँ पर क्या पूछा है? गिवन में द करेक्ट पैसिव, आपको करेक्ट पैसिव बताना है। ही वॉज क्राउंड किंग बाय अस, या ही क्राउंड द किंग, या ही वॉज क्राउंडेड किंग, या ही हैड बीन क्राउंड किंग। तो सही पैसिव होगा आपका ही वॉज क्राउंड। दे क्राउंड हिम
किंग, तो देखिए उसने उसको किंग की तरह क्राउन किया, तो ही सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। और दे का क्या जाएगा, आप लिखें या ना लिखें, वैसे बाय देम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर पास्ट में, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की। और जब पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म के साथ आता है एक्टिव, तो पैसिव में वो क्या आ जाता है उसकी जगह, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, वो जो वर्ब, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। Ever since my brother joined the company as CEO, he was for almost 12 hours a day. यही 12 आवर टाइम आ गया, तो ही हैज बीन वर्कड, वह काम किया करता था 12 आवर a डे। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको वो सेंटेंस बताना है जो ग्रामेटिकली भी सही है। New houses have been built for the homeless. New houses have been built for homeless. Yeah, new houses have been built for the homeless. New house have been, देखिए यहाँ हैव बीइंग गलत था यहाँ, ठीक है, ये बीइंग नहीं होता, हैव बीन होगा। तो न्यू हाउसेज ये एक तरह से जैसे पैसिव ही दिया है, क्योंकि घर जो है हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस, जो होमलेस पर्सन है उनके लिए घर बनाए गए। बनाए किसने, उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल घर की बात हो रही है, वैसे पैसिव ही दिया हुआ है, और करेक्ट आपका बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू शुड नॉट adopt unfair means even if you fail, या adopt adapted। देखिए यहाँ पर शुड नोट आया है, पहली बात तो शुड है, तो शुड के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, शुड के साथ आपकी फॉर्म होनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म आपकी एडोप्ट, ठीक है, अडेप्ट नहीं, अडेप्ट नहीं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट ऑफ द स्पीच, द गिवन सेंटेंस। फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, लेट द चाइल्ड प्ले द गार्डन। फादर टोल्ड मी, या फादर सेड टू मी, या फादर आस्क्ड अस। देखिए आस्क्ड तो आता है जहां पर आज कहाँ पर आता है, आज वहां पर आता है जहां आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात करें अगर, ये जो सैड टू है, तो सैड टू हमेशा टोल्ड में चेंज हो जाता है, और टोल्ड बस यहीं पर दिया हुआ है। यहाँ देखो सैड टू का सैड टू लिखा है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा कि सैड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और जब लेट से शुरू होते हैं, तो लेट को ऐसे ही जोड़ देते हैं टू लगाकर, टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। ऑप्शन आपका ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। A post without remuneration is an post। तो विदाउट रिमुरेशन एक पोस्ट को आप क्या कहेंगे, देखिए आप क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको करेंगे आप हॉनररी। ठीक है, अ पोस्ट विदाउट रिमुरेशन उसको क्या बोलते हैं, हॉनररी। आपने रिमुरेशन नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। There has been a signified decline in the case of infanticide in some of the district of Haryana। तो यह आपका सिग्निफिकेंट, आपका डी सही होगा। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट सही होगा यहाँ पर, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मैच वॉज स्टॉप व्हेन द इट स्टार्टेड रेन। जब बारिश हुई तो मैच को रोक दिया गया। तो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज अ।
तो यहाँ पर आपको बताना है ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका सी, एडवर्ब क्लॉज होगी। एडवर्ब क्लॉज कौन सी होगी? द मैच स्टॉप वो करने के लिए भी इसको व्हेन ऐसे करना पड़ेगा। व्हेन व्हेन इट स्टार्टेड रेन। तो व्हेन इट स्टार्टेड रेन की ये बात कर रहा है यहाँ पर, ये आपको बताना है। इस पर अंडरलाइन है, किस पर? व्हेन इट स्टार्टेड रेन। और इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ड क्लॉज, एडवर्ड क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज come up with the fabulously novel schemes। in the sentence word novel, नोवेल का मीन्स क्या है यहाँ? वर्ब से है, एडवर्ब से है, नाउन से है या आपकी एडवर्ब से है। एडजेक्टिव से एडवर्ब, वर्ब या नाउन को बताना है। नोवेल। तो नोवेल किसको कहेंगे यहाँ पर? ये होगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। और यहाँ पर जो बताया गया है ये विशेषता बता रहा है आपका स्कीम की। स्कीम कैसी है? नोवेल। ठीक है, इग्नोर कर लिया सिलेक्ट, अब कुछ और देखो। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट। एक सेकंड जरा वेट करो। हाँ, आप सही सही लगा लिए। हाँ, आप इसको कर लीजिए, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। आप कर लीजिए बैठ के, अब नहीं बोलना है। मैं जरा इसको आगे कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कीजिए। हाँ जी। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom एंड phrase। He wants his son to know the rupee of the trade। आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन लेना है विच गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन idiom और phrases। तो ही वांट टू हिज सन टू नो द रोप ऑफ ट्रेड। तो ये देखिए, द रोप ऑफ ट्रेड जो है ये आपका एक idiom है और इसका सही मीनिंग आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका मतलब होता है रोप ऑफ द ट्रेड का मतलब होता है किसी बुनियादी कौशल में महारत हासिल करना, मतलब विशेषज्ञता हासिल करना। तो वह चाहता है कि उसका बेटा विशेषज्ञता हासिल करे। तो इसका सही अर्थ कौन सा बता रहा है? आपको ये बताना है यहाँ पर। देखिए, इसमें फर्स्ट ही है टू द टेक्निक और वे टू डूइंग अ जॉब। किसी कार्य को करने का तरीका या टेक्निक। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड किंडले। तो सही क्या होगा किंडल का? देखिए, किंडल जो होता है इसका मतलब होता है आग लगाना या जलाना। इसका एंटोनिम्स देखेंगे, देखिए एग्जिगस देखेंगे या आपका लाइटन देखेंगे, फेड देखेंगे, बर्न देखेंगे। देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर तो इसके उससे ही निकल गया है, फर्स्ट ही होगा आपका। ठीक है, यहाँ जलाना होता है तो इसका अर्थ है बुझाना। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं, इज द स्टूडेंट हैड गैदर्ड इन द quadrangle on the reopening day of the college। Fill in the blanks using the correct option। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? स्टूडेंट्स के आगे क्या लगाएंगे आप? एवरी स्टूडेंट्स हैड गैदरिंग या लोट। लोट के साथ ऑफ आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। मच स्टूडेंट भी नहीं होगा, मैनी। ये होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, मैनी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। तो ये हो जाएगा आपका मैनी स्टूडेंट्स हैड गैदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट है आपका किसी सब उपयुक्त अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 60, ये 60 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, 60 तक क्या था यहाँ पर आपका? यहाँ आपकी इंग्लिश कंप्लीट होगी। अब हमें क्या देखना है? अब यहाँ पर जनरल स्टडीज में देखेंगे। और जनरल स्टडीज में क्या आता है आपका? एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस आते हैं। तो आज हम इसको देखते हैं। तो इसका फर्स्ट देखेंगे। और फर्स्ट क्या होगा? उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे हैं, यदि
ताजे अंगूर 95% पानी है और सूखे अंगूर में 5% पानी है। तो 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताजे अंगूर की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो 95% प्लस 5% टोटल 100% हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसकी 19 की। 19 की क्यों करें? क्योंकि आप 95 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा आपका 19 आएगा। तो 19 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1900 आ जाएगा। ठीक है, ये 1900 क्या होगा? फ्रेश ग्रेप आ जाएंगे, फ्रेश ग्रेप्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 400 ग्राम। तो 400 ग्राम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 400 में 100% हटाने के लिए 100 अपॉन में और इंटू 1900 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आपको जो वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी। तो इसे इसे डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा आपका 4। और 4 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, जब ये 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1900 में करेंगे तो ये आ जाएगा 19 चौक 76, 7600। ठीक है, अब 7600 क्या है? ये आ गया 7600 ग्राम। क्या आ गया? ग्राम। इसको आपको बनाना है किलोग्राम, क्योंकि आंसर किलोग्राम में है। तो ये जो 7600 आ रहा है इसको आप 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 2 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये 7.6 किलोग्राम बन जाएगा। ये तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग जो है, अंकों का गुणनफल, वो गुणनफल जो है वो 12 है। गुणनफल कितना है? 12। ठीक है, गुणनफल। तो वो संख्या क्या हो सकती है? देखिए, इसने कहा दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या का मतलब है, तो दो अंक कौन से हो सकते हैं? दो अंक आपके 10 से लेकर 99 तक हो सकते हैं। अब इसके बीच में कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि उसके अंकों का गुणनफल कितना है? 12। जैसे 6 दूनी 12, और यहाँ देखेंगे हम 6 दूनी 12, 26 भी हो सकती है, लेकिन क्या 60 या 20 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ संख्या दी है, संख्याओं के अंकों का योग, गुणनफल कितना? 12। तो या तो ऑप्शन आएगा आपका सही 62, या आएगा फिर आपका 26। इन दोनों में से देखना है हमें कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कहा है कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना? गुणनफल 12 है। तो मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, आप देखेंगे इकाई का अंक कैसे, क्योंकि पहले दो जो है ये इकाई का अंक है, फिर 6 में गुणा हुई है 10 की, मतलब 10 गुना इकाई का अंक 6, और प्लस ऐड करते हैं इकाई का अंक, ये आपको याद रखना है। तो माना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना मान लेते हैं? x। ठीक है, दाहिने का अंक क्या होगा? दाहिने का अंक, तो दाहिने का अंक मान लेते हैं, दाहिने का अंक होगा आपका 12 को डिवाइड करेंगे हम किससे? x से, तो ये दाहिने का अंक आ जाएगा। अब संख्या क्या बनेगी? हमेशा याद रखना, जब इकाई का और दाहिने के अंक से संख्या बनानी है तो ऐसे बनाते हैं कि 10 गुना दाहिने का अंक, दाहिने का अंक, और प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक। इस तरह से संख्या बनाते हैं। देखो कैसे बनेगी, 10 गुना दाहिने का अंक कितना माना आपने? दाहिने का माना है आपने 12 अपॉन एक्स, प्लस इकाई का अंक क्या है आपका? एक्स। तो इसको आगे बढ़ाएंगे, तो देखो आप इसको क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 10 की किस में हो जाएगी? 12 में, तो 120 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 120 अपॉन एक्स, प्लस क्या होगा यहाँ? एक्स। इसको और सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स 120, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई तो 120 ही आएगा, और एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई आएगा तो एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 120। ये बन गई संख्या। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब दूसरा देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संख्या के स्थान अगर 36 जोड़ दें तो संख्या क्या थी आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस 120
और अपॉन में एक्स। तो इसमें यदि आप 36 जोड़ देते हैं, अगर आप इसमें 36 जोड़ेंगे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब पहले क्या था आपका, दाहिने का जो अंक था 10 गुणा दाहिने का अंक, तो अब की बार क्या लिखना है यहाँ पे, इकाई का अंक प्लस इकाई के अंक की जगह क्या लिखना है, दाहिने का अंक। ऐसे स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, अब करके देखिए इसको, अब क्या बनेगा। तो अब आप इसको देखेंगे, तो अब इधर का तो सोल्व है ही। ठीक है, इधर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 12 अपॉन एक्स, इधर का सेम है ही। और इसको कर लेते हैं आगे और बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, x की जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी इसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10x² प्लस 12x। तो देखिए इधर क्या था, दूसरी तरफ को था x² प्लस 120 और अपॉन में x प्लस 36। और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 10x² प्लस 12 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x। अब यहाँ पर भी x है, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ भी x है, इधर भी x है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, इस x की भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 36 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 120 और प्लस 36x और होल अपॉन हो जाएगा अब आपका x। इधर क्या है, एक्स 10x² प्लस 12 और अपॉन x। तो देखिए यहाँ x से x कट हो जाएगा और इधर ये हो जाएंगे आपके, जब ये 10x² उधर जाकर माइनस होंगे तो ये बचेगा माइनस के 9x² इधर। और इधर आपका 12 है तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 36x। ठीक है, और ये है 100, ये है 12 और 12 में मतलब 120 है, 120 और इधर ये आकर हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, बचा क्या इधर, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो आ गई। अब इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9x² प्लस का 36x और ये बचेंगे आपके प्लस के 12 कम कर दें तो 108। ठीक है, तो 108 बचे, साइन चेंज कर देंगे पूरी इक्वेशन का, तो ये क्या आ जाएगा 9x² प्लस 36x प्लस 108। और छोटा कर सकते हैं आप इसको, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 से डिवाइड करोगे तो x² प्लस 9 चौक 36 और 9 चौक 36x प्लस, और इधर करेंगे 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9 बचेगा, एक 9 दूनी 18 12। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। अब आप जितनी भी जल्दी इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं तो आपको डिटेल में करा रहा हूँ, आप इसको जितने भी सोल्व कर सकते हैं। आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दीजिए या आप इसको विरजगुणों से कोई से भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप इसको सोल्व कीजिए, x² प्लस 4x मतलब 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिसको जुड़कर 4 आए। तो आपको देखना है 12 किस किस के टेबल में आता है। देखो थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, पहले इसको आप देख लें। देखो यहाँ पर जब आपने ये माइनस हटा दिया, यहाँ पर आपने माइनस का साइन को सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका जब ये माइनस हट गया तो यहाँ भी प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो साइन क्या बन जाएंगे आपके, मतलब जो आपके साइन थे ये क्या बन जाएंगे अब आपके, अब ये देखिए क्या बनेंगे, तो यहाँ पर आपके चेंज हो जाएंगे। और चेंज होकर क्या होंगे, देखिए ये तो हो जाएगा आपका प्लस का और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का, तो 36 हो जाएगा आपका माइनस का और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब आप देखिए आगे तक यही साइन चलने हैं यहाँ पर, माइनस माइनस। तो अब आपको ऐसा करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका माइनस होकर 4 आए। तो क्या हो जाएंगे, 6 दूनी 12, तो सीधे फैक्टर हो जाएंगे आपके। फैक्टर कर लीजिए x² और माइनस 6x और प्लस 2x और माइनस 12 बराबर 0। यहाँ x एलसीएम लेंगे तो x माइनस 6 और यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0। ये आ जाएगा एक x माइनस 6 और दूसरा आ जाएगा आपका x प्लस। तो इक्वेशन सोल्व करनी आती है तो ठीक है, वरना फिर आपको ये क्वेश्चन आपसे
नहीं होगा फिर आपको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, उसमें भी इक्वेशन बनेगी यदि आप एक्स वाई आप टू वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एक तो एक्स का मान आ रहा है आपका 6 और एक आ रहा है -2। तो देखिए -2 तो हो नहीं सकता, तो आप 6 को लेंगे। अब आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आ सकता है। देखिए आपने संख्या क्या बनाई थी, संख्या बनाई थी आपने ये रही, ये संख्या थी आपकी, ठीक है। और कहाँ है इसको सोल्व करके आगे, ये रही, यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 10 एक्स की वैल्यू आप 6 रख लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 12, और नीचे एक्स की वैल्यू आप क्या रख लेंगे, 6। तो ये हो जाएगा 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 36 धाम 360 प्लस 12 और नीचे हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आपका 372 और है, इससे डिवाइड कर लीजिए। 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 6×6 = 36 बचा आपका 1 और 6×2 = 12। तो ये क्या आ गया आपका 62 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका यहाँ पर 62 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज 4 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ if the area of the hole is 30 centimeter 30 square meter, now what is the difference between the length and breadth। देखिए लेंथ ब्रेथ नहीं दी है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की होल वो 4 3 टाइम्स है ब्रेथ की, तो आप ब्रेथ को ही मान लेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे। लेट जो ब्रेथ है आपकी, रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो हो जाएगी एक्स। तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो लेंथ कह रहा 4/3, तो एक्स का 4/3 क्या आएगा, 4x/3, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द एरिया, एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आता है, एरिया आ जाता है, क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ क्या दिया हुआ आपका, लेंथ आपकी 4x/3 इंटू ब्रेथ कितनी है x, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एरिया कितना है आपका 300 मीटर स्क्वायर। ये देख लेना, हाँ ठीक है 300 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये 3 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की, और ये हो जाएगा आपका 4x² / 3 इंटू 300। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 300, और ये अपॉन वाला 3 चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, 4 आ जाएगा यहाँ अपॉन में, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका 75। तो ये हो जाएगा आपका x² = 75, 75 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 1 और 3 7 जा 21 और एक 22। तो ये आ गया आपका x² बराबर 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो इसका मतलब ये जो x² है ये उधर जाकर रूट बन जाएगा इस पर, 225 पर ये रूट बन जाएगा। तो इसको 15 × 15 भी लिख सकते हो आप, और बाहर क्या आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो x क्या है 15। आपसे क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है। एक तो हो गई आपकी ब्रेथ, तो हो गई है 15, ठीक है। ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ तो आ गई आपकी 15, क्या पूछ रहा है, अच्छा डिफरेंस लेंथ और ब्रेथ का, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी, ब्रेथ ब्रेथ तो आ गई आपकी 15, और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ थी आपकी 4x/3, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 15/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा और 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 20। अगर इनकी आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा आपका, डिफरेंस आ जाएगा आपका 5, ठीक है 5 मीटर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 आंसर हो जाएगा। 5 कहाँ पर है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। आपको यहाँ 0 डिग्री की डिग्री सेल्सियस ये जो है इसकी वैल्यू बतानी है आपको, यहाँ पर ये जो खाली दिया हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल क्या दे रखा है, तो आपको पता है देखिए जब हम दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो
सम्मुख एंगल होते हैं ये, यहाँ पर ये हमेशा बराबर होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर बना हुआ है 5 डिग्री, तो ये भी तो 5 डिग्री होगा। तो हम क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ भी 5 डिग्री लिख दें। अब आपको ये भी पता होगा कि देखिए ये जो पूरी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण कोण कहते हैं, लीनियर एंगल कहते हैं। लीनियर एंगल कितना होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये 180 का होता है, ये आपको याद रखना है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपके ये कितना होगा, 5 डिग्री। ये कितना होगा, 5 डिग्री। और ये कितना होगा आपका, 2 डिग्री। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो बस इससे ही सोल्व करेंगे हम। 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 2 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। क्यों लिख दिया ये, क्योंकि ये सरल कोण है। सरल कोण या रेखीय युग्म है। क्या कह सकते हैं इसको, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म है। या 180 का बनते हैं। तो 5 5 10 है तो 12, तो क्या आ जाएगा, 12 डिग्री। इधर कितना है, 180। तो 12 से इसे काट लेंगे, डिग्री आ जाएगा आपका। डिग्री की वैल्यू 180 और यहाँ 12, 12 से काटते हैं तो 12 एक कम 12 आ जाएगा। बचेंगे कितने, 6, 12 पंजे 60। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितने आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक नदी में कह रहे हैं यहाँ पर एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। ये नदी की धारा की चाल है कि अगर आपके वो नदी का जो पानी है वो 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाएगा, 4 किलोमीटर पहुंच जाएगा। धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति की 3 गुनी है। ठीक है, स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। ठीक है, तो एक नदी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। ठीक है जी, कितनी बह रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। और धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति की 3 गुनी है। तो बताओ स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात करो। तो देखिए अगर हम यहाँ पर मान लें कि बोट की, अगर हम यहाँ चाल मान लें, बोट की मतलब नाव की चाल मान लें हम, नाव की चाल, नाव की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो जब जिधर नदी बह रही है उधर ही नाव जाएगी, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो जो टोटल चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो नदी की कितनी थी, 4 प्लस x हो जाएगी किसकी चाल, ये हो जाएगी नाव की चाल। तो दोनों की टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 4 प्लस x। और जिधर नदी बह रही है, अगर नाव उससे विपरीत चलेगी तो चाल इनकी घट जाती है। तो चाल क्या हो जानी चाहिए, चाल हो जानी चाहिए कि नदी की चाल को कम करेगा, मतलब x को कम करेगा 4। ठीक है, x माइनस 4 हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से इनका ये संयोग होना चाहिए, x प्लस 4। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप x प्लस 4 लिख लें या 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो दो चाल हैं, इन चाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी की जो अनुकूल वाली गति है वो धारा के प्रतिकूल गति से 3 गुनी है। तो ज्यादा कौन सी होगी, ये 3 गुनी है ना। आपको बराबर करना है तो एक काम करो, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगी। अब बस सोल्व कर लो। x+4 इजिकल टू 3x माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। जब ये 3x उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x। और इधर जब माइनस का 12 में ये जो है आपका 4, ये उधर जाकर माइनस होगा 4, तो क्या हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2x इजिकल टू, ये आ जाएगा आपका माइनस के 16। 2 से काटोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 8। और देखिए x क्या माना था आपने, नाव की चाल। तो नाव की चाल इन्होंने पूछी है तो क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये तो पूछ रहे थे ये कि करेक्ट उसकी जो चाल कितनी होगी नाव की। तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें ए और बी ने कितने रुपए का लाभ इस प्रकार विभाजित किया कि ए को 2/5 भाग, बी को 1/3 भाग, और भाग बराबर था। अच्छा, इन दोनों के ये बराबर था। तो बताइए ना कितने कितने मिली। तो कह रहे ए का तो 2/5 भाग और बी का 1/3 भाग बराबर था। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखिए पूछा क्या है। इसने पूछा बी की कितनी राशि मिली, तो बी को कितने मिली। तो देखिए एक तरफ ए है, एक तरफ बी है। ठीक है,
और कह रहे हैं ए का तो 2/5, ए का तो 2/5, तो ए का आप 2/5 कर दो, 2/5, 2/5। और बी का कितना कह रहा है? बी का कह रहा है 1/3, तो बी का क्या कर दोगे? 1/3। ये आपस में क्या है? बराबर है। ये आपस में बराबर है, तो ए को अगर हम इधर अपोन में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये? ए अपॉन बी, ए अपॉन बी अगर हम इस तरह से ले जाएं ए अपॉन बी, तो इधर क्या बचेगा? 1/3। और इधर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 5/2। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई, देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको दोबारा देखें यहाँ से जरा। तो क्या हो जाएगा? इधर क्या है आपका? 1/3। ठीक है, और इसकी जब आप यहाँ पर इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/3 तो है ही, ये तो आ गया यहाँ, तो ये 5 तो चला जाएगा यहाँ अपॉन में, और 2 आ जाएगा डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा इनमें? ये आ जाएगा आपका ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5/6। क्या हो जाएगा? 5/6। तो इनमें रेशो क्या हो गया आपका? ए और बी में रेशो हो गया 5/6। अब हमें क्या देखना? हमें देखना बी का भाग, बी को कितना मिला, तो बी का भाग। अब आप बी टोटल जो पैसा है उसको बांट दीजिए, बी को क्या मिलना चाहिए? टोटल पैसा कितना? 1210। और आप बी को कितना देंगे? तो 1210 का बी को देंगे आप, क्योंकि देखिए इनका रेशियो क्या है, ए बी का, इनका रेशियो है 5:1, 5:6, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो बी को कितना दोगे आप? 6 अपॉन इन दोनों का टोटल, टोटल क्या आ जाता है? 11। ठीक है, देखो आप तो वैसे भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, तो कॉमर्स में तो आपने पार्टनरशिप की होगी, बस ये पार्टनरशिप की बात हो रही है। तो 11 से इसको काटेंगे, कि 11 की 11 में 121, 10 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 610 आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 धाम 60, 660 आ गया। 6 धाम 60 मिनट। 11 से क्या करेंगे? 110, और एक जीरो और आ जाएगी 21। 11 की 11 में 110, यह गलत हो रहा थोड़ा सा, 11 की 11 में 110 होता है। 11 की 11 में 110, और इसकी 11 में करेंगे 11 छिक्का 66, और एक आ जाएगी ये वाली जीरो, तो 660 आंसर आ जाएगा आपका। 660 मिल गया किसको? बी को। तो बी का कहाँ है? ये रहा। तो क्या मिलेगा? 660, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है आपको एक ट्राइंगल गिवन फिगर। तो आपसे अब ये क्या आ गया? रीजनिंग आ गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछ रहा है कि ट्राइंगल कितने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल फाइंड करने हैं इसमें। तो इसमें ट्राइंगल कितने? देखिए, एक, दो, और एक क्या हो गया आपका? एक ये पूरा हो गया। कितने हो गए? तीन। ये हो गया आपके तीन ट्राइंगल, तो यहाँ हो गए। उसके बाद चार, पांच, और एक ये होगा, पांच और एक 6 हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 7, 8, और एक ये हो गया, 8 और एक 9 ट्राइंगल हो गए। इसके बाद एक हो जाएगा, यहां से बन जाएगा यूं, 10 हो गए। एक ये हो जाएगा 11, एक इस तरह से बन जाएगा यूं, 12, एक यहां बन जाएगा ये 13। ठीक है, एक यहां से बन जाएगा 13, और एक देखिए अब इसमें टोटल वाले देखिए, टोटल में 13 में अब एक बनेगा आपका यहां से 13, और एक ये 14 हो जाएगा। एक यहां बन जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका यहां पर बनना है 15, और एक 16 हो जाएगा। ठीक, 16, और एक ये यहां पर आ जाएगा आपका ये वाला, इससे ये 17 हो जाएगा। तो और 17, और एक यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर 17, और एक ये आ जाएगा पूरा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18, और एक आपका ये पूरा इधर से देखेंगे आप, तो देखिए यहां से पूरा आ रहा है 18, एक 19, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19। सिंपल बात यह है कि आपको क्या करना है, इसमें बताने हैं कि आपके, दोबारा देख लो इसको, इसमें कितने ट्राइंगल है, ये आपको अपने दिमाग लगाकर बताने हैं कितने हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको? 19 यहाँ पर ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पर आपसे कि बताइए, बताइए जब दी गई आकृति को मोड़कर घन बनाया जाता है तो तीन बिंदुओं वाले चेहरे के विपरीत कितने बिंदु होंगे? तो जब आप इसको घन बनाएंगे, तो आप इसको घन बना लीजिए। घन कैसा होता है? घन इस तरह से आपका होता है, जिसकी सेम फलक होते हैं, ऐसे। ये घन हो जाएगा आपका इस तरह से। आप इस घन को देखिए, अब कितना किसके सामने आ रहा है, कौन सा?
आप इसको बना के देखिए जल्दी। और पूछ रहा है कि बताइए कितने बिंदु, तीन तीन बिंदु वाले मतलब इसके सामने पूछ रहा है कि तीन बिंदु वाले के सामने कौन सा है। तो देखिए जब आप इसको मोड़ेंगे, आपका तीन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको, ये तो इस पे रहेगा, ये तो होगा बेस, और ये आ जाएगा इसके खड़े होने पर, तीन के सामने कौन सा, ये आ जाएगा। तीन के सामने कौन सा आएगा, दो आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है ए और बी दो मित्र हैं, बी की ए और बी मित्र हैं, ठीक है, और बी की सभी से मित्रता है, बी की सभी से मित्रता भी है, ए से कोई शत्रु नहीं है, ए का कोई शत्रु नहीं है, ए और सी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि ए सी बी के मित्र हैं, बी और सी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा यहाँ पर, तो सही जो होगा यहाँ पर होगा आपका डी, मतलब पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। देखो ए और सी बी के मित्र हैं, बिल्कुल, क्योंकि ए का कोई शत्रु ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अपने घर से शुरू होकर सविता पश्चिम की ओर 8 मीटर चली। ये पश्चिम की ओर 8 मीटर चली, आप यहीं पर बना लीजिए। देखिए यहाँ तो है पूरब, यही मान लेते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपकी चार दिशाएं होगी। तो यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ खड़े हो आप, ठीक है। तो अपने घर से शुरू होकर सविता पश्चिम की ओर 8 मीटर चली, 8 मीटर ले जाइए, कितना ये, 8 मीटर चली, यहाँ पहुंच गई। फिर कह रहा है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दाहिनी मतलब सीधे हाथ पर, राइट हैंड मुड़ जाती है, और 15 मीटर चली। तो अब की बार 8 से ज्यादा कितनी चली, 15 मीटर चली, यहाँ 15 मीटर चली है, ठीक है, क्योंकि अपने दाएं मुड़ी। यहाँ से कहाँ चली थी, पश्चिम की तरफ, और फिर कहाँ चली, अपने दाएं मुड़ के 15 मीटर चली। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। अब की बार पूर्व की तरफ मुड़कर, और कितने गई वो, अब की बार गई आपकी वो 20 मीटर। अब की बार चलेगी वो 20 मीटर, पूर्व की तरफ पहुंच गई, यहाँ पर आ गई। उसके बाद कहाँ मुड़ी थी, पूर्व की ओर 20 मीटर चली चली, बाद में 20 मीटर दक्षिण की ओर। अब दक्षिण किधर है, इधर, तो इधर 20 मीटर चली। तो अब इधर चली आपकी 20 मीटर, तो 20 मीटर यहाँ तक तो 15 हुआ, यहाँ होगी आपकी 20 मीटर चली वो, पांच और हो गए यहाँ, थोड़ा इसे और छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 15 और 5 20। तो यहाँ तक तो 15 ही हो गया, और 5 ये हो गया, 5 यहाँ चले भी, यहाँ पहुंच गई। तो कह रहे हैं कि और चलकर छात्रावास पहुंची, और यहाँ पर इसका हॉस्टल था। छात्रावास से उसके घर की कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो देखो घर ये रहा, तो घर से सीधा कहाँ है, आप देखेंगे यहाँ से सीधा अगर करेंगे, तो इसको अलग उससे कर लेते हैं पेन से। तो देखिए ये हो गया, यहाँ से एक तो छात्रावास अगर जाना तो सीधा यहाँ जा सकती थी, और यहाँ से इसका जो घर है यहाँ पर है। अब यहाँ से आप सीधा ये देखिए कितनी दूर है, ठीक है, तो ये कितना है 5, और ये कितना है इसके यहाँ से कितना होगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये यहाँ 8 चली है, तो 8 चली तो ये कितना आ गया 12, ये 12 है, ये 5 है, तो इसको पूछ रहा है। तो 12 5 कितने होते हैं, तो ये हो जाता है आपका कितना, अगर आपने पढ़ा होगा 12 5 का मतलब ये कह रहा हूं मैं, 12 5 13, अगर आपने वो देखे होंगे बेस, हाइपोटेनस, और आपने लेंथ ये निकाला होगा, लंब बटे आधार, आपने यदि ट्राइंगल पढ़ा होगा तो मैं उसका बता रहा था आपको, तो ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा आपका 13, कैसे आएगा 13, ये आपका 112 का भी स्क्वायर होगा, और प्लस 5 का भी स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये होता है प्लस अ, आधार प्लस लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कर्ण निकालना आपको, ये कितना है, तो के क्या हो जाएगा, इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, तो 12 144 हो जाएंगे, प्लस 5 का 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 169, और इसका आप स्क्वायर निकालेंगे 13 आएगा। तो ये क्या आ गया, 13 आ गया। कौन सी दिशा में, देखिए 13 दो आ रहे हैं। अब आप देखिए नॉर्थ साउथ की बात हो रही है कि यहाँ साउथ तो इधर हो गया, और साउथ ईस्ट कह रहा है,
क्या कह रहा है? साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ही आ रहा हमारा यहाँ पर साउथ और ईस्ट, तो सही क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट ए। वैसे इन्होंने इसका ए पॉइंट दिया है, लेकिन हमारे क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश सीमा के घर जाता है और गीता का पड़ोसी है। आकाश सीमा के घर जाता है। आकाश गोज टू हाउस ऑफ सीमा हु इज द नेबर ऑफ द गीता, जो गीता का पड़ोसी है। गीता की एक बेटी मीना है जो स्कूल में पढ़ती है। उसके अरमान अमन का पिता है और उसकी शादी अंजलि से हुई है। अरमान की बहन गीता है। तो गीता अंजलि से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर कहा कि आकाश जो है वो सीमा के घर जाता है, ठीक है, और जो गीता का पड़ोसी है, तो आकाश गीता का पड़ोसी है। पहली बात, आकाश कौन है? गीता का पड़ोसी है। और गीता की एक बेटी मीना है, ठीक है, बेटी जो है गीता की कौन है? मीना है। और अरमान उसका पिता है, और अरमान क्या है? उसका पिता है। और अब उसकी शादी जो हुई है वो उसकी शादी अंजलि से हुई है। किसकी? पिता की। अरमान, अरमान की शादी किससे हुई है? अंजलि से। इसका मतलब अरमान और अंजलि हस्बैंड वाइफ हुए। और अरमान की बहन गीता है, तो अरमान की बहन कौन है? गीता है, जिसकी हमने यहाँ बात की थी। तो गीता और अंजलि का क्या रिलेशन हुआ? तो इन दोनों का हो गया, इसकी भाभी हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, यदि इसका स्क्वायर का मीन्स होता है ग्रेटर देन, और ट्राइंगल का मीन्स होता है स्मॉल देन, ओ मीन्स होता है इजिकल टू, एंड टू एक्स, टू एक्स ट्राइंगल 3y, और कोमा 2y ओ जेड, देन विच वन इज करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट क्या होगा? अब आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा, इनमें जो आपका करेक्ट होगा, तो इसमें होगा आपका डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोड ऑफ हीटर इज, देखिए अगर हीटर की कोड की बात करें तो ये आता है, और कोड की बात करें एरिया की तो ये आता है। देन द कोड ऑफ कूलर का बताइए क्या होगा। तो आप देखिए इन दोनों को पहले यहाँ लिखिए, हीटर HEATER हीटर, और इधर लिखिए KBDQ H O। अब देखिए H I J K, तो के कब आएगा? जब आप 3 ऐड कर दोगे। इसमें 3 ऐड कर दिए तो आपके क्या आ जाएगा? ई। अगर आप वापस BD, AB, C, D, E, अब आप तीसरा इधर को चलेंगे तो -3 करके आ रहा है। ये कैसे आ रहा? -3 करके आ रहा। ए से डी को देखेंगे तो A B, B, C, D, तो ये +3 करके आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे +3 करके आ रहा है। तो एक +3 करके आ रहा है, एक -3 करके आ रहा है। ये संबंध आपको बताना है, +3 -3 वाला। अब इसी को आप अपना जो पूछा है उसमें कर लीजिए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि अब देखिए यहाँ एरी का कोड क्या है, इसका भी लगा कर देखिए। इसमें भी प्लस माइनस ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसी को अपने इसमें लगा लो। कूलर, कूलर दिया है COOLER, तो कूलर का आप क्या करेंगे? पहले 3 आप ऐड कर लीजिए। जो 3 है, 3 में आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ABCDEF, तो क्या आ जाएगा आपका? इसके जगह आ जाएगा आपका F। अगर इसी तरह से माइनस करेंगे ओ, तो ओ क्या होता है? 15। तो 15 में से 3 करोगे 12 आ जाएगा, और 12 पर क्या आता है? एल आता है। ABCD अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट याद कर रखे हैं तो क्या आता है? वो 12 आता है। अगर यहाँ पर देखे तो OMNO, ओ क्या आता है? 15। 15 में आप 3 और जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, और 18 पे क्या आता है आपका? आर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका एल, एल की आप देखेंगे तो एल पर क्या आ जाएगा? -3 करोगे तो एल 12 है, तो 12 में से 3 कम करेंगे 9 आ जाएगा। 9 पे क्या आता है? आई नो, आई आ जाएगा, आई नो। 9 पर आई आता है। ई क्या होता है आपका? 5 आता है, और 5 में आप प्लस करेंगे 3 तो 8 आ जाएगा। 8 पर क्या आता है? एच आता है। और आर किस पर? आर क्या है आपका? आर में से आप 3 करेंगे, ये रहा, तो आर में से आप 3 कम करेंगे तो ये तो यहाँ भी दिखा रखा था, इसका अपोजिट है ओ आ रहा है। तो क्या रहा? FLRIIHO। ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करो। गलत संख्या क्या है? तो आपको बताना है कि गलत संख्या श्रृंखला में क्या आई है। श्रृंखला क्या है आपका? तीन तीन। आप देखेंगे तीन में जैसे आपके तीन दिया हुआ है, तीन में आप एक की गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका? तीन। ठीक है। फिर आप तीन में दो की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? छह। यहां तक भी सही चल रही है ये। छह। अगर आप तीन में तीन की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? नौ। और अब की बार क्या आ गया? 18 आ गया। ठीक है। तो यहां पर गलती कहाँ आ रही है आपका? सभी में तीन तीन की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। देखो, तीन की एक में करोगे तीन एकम तीन, तीन की दो में करोगे तीन दुनी छह, फिर छह में करोगे तो छह दुनी छह तिया 18, फिर 18 चौक 72, 72 पंजे की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये आपका 72 पंजे की मल्टीप्लाई करोगे तो 72 पंजे आपके 380 नहीं होते, 72 पंजे होते हैं आपके 360। तो गलती क्या है आपके? 380 में गलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका मतलब आपका? ऑप्शन जो करेक्ट होगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, इसमें आपकी यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा शब्द वेंचरसम शब्द के उपयोग से बनाया जा सकता है? तो इसके उपयोग से आपको बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए, इससे बनाया जा सकता है आपका बी। आप देख सकते हैं जितने भी लेटर हैं ये सब ये यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो बी से बन सकता है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। इस शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं? जिनके शब्दों में जोड़ों को दो अक्षरों के बीच उतने ही अंक आते हैं जितने अंग्रेजी मानों में हैं। जैसे आपकी यहाँ पर बात करें कि डी आई, तो डी आई, डी कितने पर आता है? ए बी सी, डी डी आता है आपका चार पर, और आई पर क्या आता है? आई नो। इनके बीच में पांच अंक होते हैं। क्या होते हैं? पांच अंक होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या ये पांच अंक होते हैं इनके बीच में। और शब्दों में जोड़ोगे दो अक्षर के बीच उतने ही अक्षर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पांच है? नहीं, पांच नहीं आ रहे तो ये बेकार है। आगे देखिए, आई एफ देखिए, आई किस पे आता है? नौ पर आता है। एफ किस पर आता है? ए बी सी डी ई एफ ये छह पर आता है। तो क्या इन दोनों के आई और एफ के बीच में छह आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इस तरह से आपको इनमें सब में देखना है। और आप देखेंगे कि ऐसे जो आपके कितने होंगे यहाँ पर? ऐसे यहाँ पर आपके तीन होंगे। आप तीन इसमें देख सकते हैं। इनका करने का बिल्कुल बढ़िया तरीका यह है कि आप इनको लिखकर इसको लिखकर डी आई एफ एफ आई सी यू एल टी, इनको लिखकर इनके ये लिख लें कि कौन सा कितने नंबर पर आता है। ये कितने पर आता है? जैसे जैसे आपका डी है तो डी कितने पर आता है? चार पर। ये कितने पर आता है? नौ पर। ये कितने पर आता है? छह पर। छह पर आई नौ पर, सी तीन पर, यू 21 वी 22, तो ये 21 पर आता है, और एल 12 पर, टी 20 पर। अब इसमें देख लें कि कितने आ रहे हैं, उनके बीच में भी उतने ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कितना है आपका? 12। तो आपके कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे? देखिए, 9 और 3 12 होते हैं। ये रहा 12, तो देखो 9 और 3 12, तो ये सही आ रहा है। एक तो जोड़ा यही बनेगा। एक दो तीन तीसरे नंबर पर आ रहा है। और एक आपका बन जाएगा चार, और तीन सात नहीं आ रहा। एक बन जाएगा आपका 20 21। इन दोनों के बीच में एक ही तो आता है तो एक ही आ रहा है। तो इस तरह से आपके तीन जोड़े बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है y किसके बराबर होगा? तो आपको बताना है y किसके बराबर होगा। वर्ज ग्रहण कर लें, आप कैची मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर, तो इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 - 72y। और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 19 × 5 = 95, और -15y। 8 - 95, और इधर आपका -15y, और ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा आपका 72y। ठीक है, माइनस कर देते हैं इनको, तो 12 में से 5 गए, 7 बचे, और 6 में से 1 गया तो 5 बचे। तो ये हो जाएगा आपका 57y प्लस का, और इधर क्या बचेगा आपका? 5 ये चले गए आपके, और ये बचेगा 57।
तो इनको माइनस करोगे, ये बच जाएगा आपका 87, 87। क्या बच जाएगा ये आपका? 87। कौन सा? माइनस का 87। तो y की वैल्यू पूछिए ना, तो जब y की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या होगा, 87 के अपॉन में चला जाएगा 57। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो किससे कट सकता है ये? 3 से कट सकता है, तो 3 से काटेंगे, 19 3 57, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस का 29/19। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 29/19। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 21 36 66 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, ऐसा पूर्ण वर्ग देखना आपको। तो ऐसे इसमें कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसमें आप सिंपल क्या करेंगे, इनका आप एलसीएम देखेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे? एलसीएम देखेंगे किसका? जिन इन सभी का एलसीएम देखेंगे। किसका? 21 का, और साथ में 36 का और 66 का। ठीक है, इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो आता होगा, अगर नहीं आता तो स्पेशल वीडियो आप इसे सिखा देंगे, आप बता दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 27/72। ठीक, अब आप इसका स्क्वायर करके देखेंगे। तो यहां पर आपसे कहा है कि पूर्ण वर्ग पूछा है इसका। ठीक है, अब आपको ये देखना है जो इनसे कट जाए, जो इससे कट जाए ऐसा पूर्ण वर्ग। तो आप क्या करेंगे, इसका आप स्क्वायर बनाएंगे। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका 462 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2 2 1 3 4 4। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर आ जाएगा आपका टू, ये आ जाएगा 2 1 3 4 4। 2 1 3 4 4। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद की ले लेते हैं, तो उनकी आयु का इतना, तो ए की मान लेते हैं। ए का जो ये हो जाएगी, तो मान लेते हैं कि ए का 3x हो जाएगी, और एक की 3x हो जाएगी, और बी की हो जाएगी 5 साल बाद 2x। 5 साल बाद होगी ये, 5 वर्ष बाद। और आज देखें तो आज तो उनमें कम हो जाएगी 5 5 साल, तो दोनों की एक तो हो जाएगी 3x - 5, दूसरे की क्या हो जाएगी? 2x - 5। 5 5 साल आज कम हो जाएगी, क्योंकि आज से 5 साल बाद का रेशो वो था ये रेशो। अब ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, आज से भी 5 वर्ष पहले और चलो, 5 वर्ष पहले तो और भी कम थी, 5 5 और कम करो, दोनों में 5 5 और कम करते हैं। तो इनकी 5 वर्ष पहले क्या था, ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी, ए की दोगुनी थी। तो बी की में भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगी, ये तो दुगनी थी, ये भी बराबर हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, अब ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 5 10 माइनस की 10, इधर 2, और अंदर आ जाएगा आपका 2x - 10। इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ भी हो, यहाँ 10 में भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कर देते हैं। तो 3x - 10 इधर हो जाएगा आपका 4x और -20। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये उधर जाकर माइनस होगा, तो माइनस का x बचेगा, और ये उधर जाकर ये 10 इधर जाकर माइन प्लस होगा, तो ये माइनस का बच जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। ठीक है, तो आपने क्या माना था? अब x, तो अब आप देख लीजिए, पूछा क्या है आपसे? पूछ रहे हैं 5 वर्ष पहले इतने था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु इतने का होगा। तो बताना क्या है? 5 year द एगो are twice of the above 5 after इतना, their age would be 3:2। the present age, तो आपको present age बतानी है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लें आप। 5 साल बाद, 5 साल बाद इनकी कितनी हो जाएगी? 10 या 30, एक 30 साल का हो जाएगा 5 साल बाद, और एक हो जाएगा 10 दूनी 20, एक 20 साल का हो जाएगा। ये पूछ रहा है प्रेजेंट, तो 5 5 कम कर दो, तो एक हो जाएगा 25, एक आपका 25 साल का हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 15 साल का। तो कौन सा रहा? ऑप्शन आपका डी सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 और 25 और 15, ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति सुबह 5 बजे स्थान पी से क्यू के लिए निकला, और 9 बजे स्थान पर पहुंचता है।
तो कितने घंटे लग गए उसको, ये देखो आप। एक स्थान 5 बजे सुबह निकला और 9 बजे पहुंचा, तो 4 घंटे में वो ए से पी से क्यू तक पहुंचा है। ये 2 पॉइंट है। तो यहां तक पहुंचने में उसको कितना घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। पहुंचा। दूसरा व्यक्ति सुबह 6 बजे से उसी ट्रैक पर क्यू से यहां से पी की तरफ चला 6 से, और 10 बजे पी तक पहुंचा। तो 6 से 10 बजे पहुंचा, तो इसको भी कितने लगे, चार, 6 4 10, इसको भी 4 घंटे लगे, इसको भी 4 घंटे लगे। वे एक दूसरे से मिलेंगे, तो दोनों एक दूसरे से कब मिले, किस टाइम मिलेंगे, अच्छा अच्छा ये है। तो उस दोनों का पूछ रहा है ये, किस टाइम मिलेंगे। तो देखिए एक चला इधर, कब चला है ये, 9 बजे। ठीक है, 9 बजे से 5 बजे चला सुबह को। और एक इधर से कब चला, ये 6 बजे चला। ठीक है, ये क्या चला, 6 बजे चला। तो ये कौन सा चैप्टर में से दे दिया, ये आपको दे दिया जो ट्रेन वाले होते थे, ट्रेन और दूरी, वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूरी वाले में से। तो एक को 4 घंटे लग रहे हैं, एक को 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइम, एवरेज टाइम अगर हम देखें तो वो क्या बन जाएगा इनका, भाई एक को 6, एक का तो हो गया 6, यहाँ पर इन दोनों का देखें हम, चेंज बदलते पेन। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज टाइम 6 AM। एक चला प्लस, दूसरा आ रहा है, 9 में से 6 कम होंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 3 3 3 AM। और इसको फिर 3 को 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 3 PM। तो 3/2 का मतलब है 1.5 घंटा। ये आ जाएगा 7:30 AM। तो 6 बजे से 7:30 AM आना चाहिए। 7:30 बजे, 7:30 AM आना चाहिए। तो 7:30 का मतलब डी आ जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, ये किसमें से आपका ट्रेन वाली चैप्टर में से है। अगर आप पर नहीं आते तो बता दें, इन चीजों को हम करा देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा मूल के कितने एथलीटों ने 2016 ग्रीष्मकालीन पेरालंपिक में पदक जीते, तो किसकी बात हो रही है, 2016 की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हमारे अब काम का नहीं है, क्योंकि उस टाइम जो था ये इसका एक की बात थी कि एक ही जीता था, अब इसका कोई यूज नहीं है। ये तो करंट में आ जाएगा, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कभी हरियाणा का राज्यपाल नहीं रहा, हाँ ये बात है। ये क्वेश्चन है हमें, जो ध्यान से हमें देखना चाहिए, हरियाणा का राज्यपाल जो कभी नहीं रहा, ऐसा कौन सा है, ऐसा है आपका शिवराज पाटिल। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित का मिलान करो, अभ्यारण्य दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अभ्यारण्य और जिले, तो आप देखेंगे ए को खारपावास झज्जर में आता है। ठीक है, नाहर की बात करें तो नाहर किसी है, रेवाड़ी में आता है। वीर शिकारगढ़ आता है, ये आपका पंचकुला में आता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही लगे हुए हैं। अबू शहर आपका सिरसा में आता है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो देखिए ये दशकीय वृद्धि दर 2011 की ही चल रही है, ये अब भी काम करेगी, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये है आपकी 19.90। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हरियाणा की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो वो कितनी है, ये याद रखना 19.90%। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2017 तक हरियाणा की 13वीं विधानसभा कितनी महिलाएं सदस्य थी, भाई ये भी क्वेश्चन आपके फिलहाल का काम का नहीं है, लेकिन हम इसमें जब पेपर को सोल्व कर रहे हैं तो इसलिए इसको देख भी रहे हैं। वैसे ये हमें ये बता रहा है कि आपको क्या भी पढ़ना पड़ेगा, विधानसभा राज्यसभा भी ध्यान से देखनी है हरियाणा की। निम्नलिखित में से कौन सा सी सुमेलित नहीं है, तो ये 1857 की क्रांति के नेता दिए हुए हैं, ये उनकी क्षेत्र दिया हुआ है, कौन कहां पर था। और इसमें आपसे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, क्या पूछा आपसे, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो अगर सदरुद्दीन की बात करें तो मेवात में ही था, ये ठीक है। नाहर सिंह की बात करें तो नाहर सिंह भी आपका बल्लभगढ़ में था। गफूर अली जो था ये आपका, ये गलत है, ये आपका पटौदी नहीं। अहमद अली का आपका सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है हैंडलूम का शहर किसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हैंडलूम का शहर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पानीपत को। नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पर आपसे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज दीनदयाल जन्म आवास योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यह योजना कम माध्यम वाले शहर में लागू होती है। नीति का उद्देश्य शहर में कम कीमत वाले आवास के विकास को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 15 एकड़ अधिकतम नियोजित क्षेत्र होता है। 150 वर्ग मीटर अधिकतम प्लॉट का आकार यदि हो तो यहाँ पर देखिए सभी बातें बिल्कुल करेक्ट बताई गई हैं। सारी बातें दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में बताई गई है, तो सारी बातें यहाँ सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जिला बताना है जहां पर यमुना नहीं बहती है। तो आपको वह जिला बताना है जहां पर यमुना नहीं बहती है, तो ऐसा कौन सा? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र ही आपको ये भी याद रखना है, कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पिंजौर में, सूरजकुंड में, सोहाना में, गोहना में। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका, देखिए सूरजकुंड का याद रखना है। आम मेला जो होता है वो पिंजौर में लगाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो हुआ कंप्लीट होता है यहाँ सक्सेसफुली आपका पार्ट, आपका जनरल पेपर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने कॉमर्स के पेपर को, कि कॉमर्स का अब हमें ये भी तेजी से सोल्व करना है, क्योंकि ये तो अपना सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपका, देखिए ए इज माइनर। ए कौन है? नाबालिग है। वह नाबालिग अवस्था में बी से 10,000 रुपए का ऋण लेता है। वयस्क होने पर बी से वह 10,000 रुपए का और अतिरिक्त ऋण के लिए आवेदन करता है। तो बी यह ऋण देने के लिए और ए से दोनों ऋणों के लिए 20,000 का संयुक्त वचन प्राप्त करता है। तो ये क्या होगा? अमान्य करार होगा, अवैध करार होगा? अमान्य करार होगा या अवैध, या आपका अमान्य करार क्या होगा? आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये क्या होगा? नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध भूमि का दृष्टिकोण। प्रबंध भूमि का दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो विकसित किया गया था, देखिए इसके आपको फटाफट से आंसर देने होंगे, अदरवाइज आपका पेपर पक्का छूट जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका हेनरी मिटजर्बर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति मूल्यह्रास योग्य नहीं है? भूमि पर, फर्नीचर पर, भवन पर, मशीनरी पर। तो आपको पता है कि जो आपकी एक फिक्स आपकी लैंड एक ऐसी जमीन, लैंड एक ऐसी एसेट होती है जिस पर आपका कभी भी मूल्य ह्रास नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ए ही ऐसा होगा जिस पर ह्रास नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। मैकिन्से के सांचे का संघाटात्मक कारक कौन सा है? तो यहाँ पर विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ऑफ मैकेन्जे फ्रेमवर्क। तो सही आंसर होगा आपका बी, संरचना, स्ट्रक्चर की यहाँ पर स्ट्रक्चर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डगलस मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित हॉट स्टॉप रूल के अनुसार किसी संगठन में सुदृढ़ता अनुशासन आत्मक प्रणाली के निम्नलिखित में शामिल नहीं किया जाता है। तो डगलस के मैकग्रेगर द्वारा प्रतिपादित हार्ट स्टॉल रूल के अनुसार किसी संगठन में एक सुदृढ़ अनुशासन आत्मक प्रणाली के लिए शामिल नहीं किया जाता है, तो वो छटनी की तत्कालता ये नहीं होती है। इमिडेंसी ऑफ रिटायरमेंट ये नहीं आता है आपका, ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ क्या है? तो एमबीओ होता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो आपका आंसर फर्स्ट ही यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबेल की व्यवसायिक परिभाषा का कौन सा भाग नहीं है? तो विच नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द एबेल बिजनेस डेफिनेशन। तो बिजनेस डेफिनेशन अगर एबेल की यहाँ बात करें तो कौन सा नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, खुदरा विक्रेता समूह को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य वितरण का माध्यम और प्रसरण क्रमशः 2 और 9 है, तो चर का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए माध्य इसके अंतर की संभावना 0.60 होगी। तो सही आंसर इसका होगा आपका ए, 6.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5,000 स्टूडेंट वर अपियर इन द एग्जामिनेशन। 5,000 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं। द मीन मार्क्स जो है वो है आपका 3.5% विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
12.5 मार्क्स। एज्यूमिंग करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, आपको ये मानना है कि क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड मोर देन 60% मार्क्स सम एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर गिवन बिलो। तो इसका आंसर आपका सही आएगा यहाँ पर, बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Following the available regarding calibration coefficient of the correlate, coefficient अगर उसके बारे में देखें आप, तो यहाँ पर आपका वैल्यू बतानी है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी 7.70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रम अंतराल और शून्य मूल के सभी गुण एक साथ किसके पास होते हैं? तो क्रम अंतराल और शून्य मूल के सभी गुण एक साथ किसके पास होते हैं? तो ये नामात्र मतलब नॉर्मल स्केल में होते हैं, इंटरवल स्केल में होते हैं, ऑर्डिनल में होते हैं या रेशो में होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी, रेशो स्केल में ऐसा होता है, अनुपात अ, अनुपात पैमाने पर। करें प्रबंध अन्य लोगों से प्रयासों के माध्यम से परिणाम प्राप्त करना है, यह किसने दी थी परिभाषा प्रबंध की? तो ये परिभाषा जो दी थी वो दी थी एप्ली ने, इस परिभाषा को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको देखिए मैचिंग करनी है इनकी। आपका मॉडल है आपका, कोरिलेट ह्यूज रोल है आपका। तो देखिए इनका सही जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के निश्चित व्यय आपके 90,000 है, जिसमें बिक्री 3 लाख है और लाभ 60,000 है। सुरक्षा मार्जिन की गणना कीजिए। तो सुरक्षा मार्जिन यहाँ पर जो होगा वो 1,20,000 होगा। देखिए अगर आपको ये देखना है तो ऐसे तो देखिए इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आपके आरपीएससी में बनाई है, और उसमें आपको बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ तो काम टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आपके आंसर कराते जा रहे हैं। अगर आप सोल्व करके देखना चाहें तो इनको सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पीवी रेशो की अगर बात करें, पीवी रेशो, तो पीवी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। लेकिन पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस आपका फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है आपका 60,000। प्रॉफिट कितना है आपका 60,000, और प्लस फिक्स एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं? फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके 90,000। तो आप इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000। इसको यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आप, तो इसमें रख देंगे आप कंट्रीब्यूशन कितना है 1,50,000। तो 1,50,000 आप ऊपर लिख देंगे अपॉन सेल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 3 लाख सेल दी हुई है। ठीक है, 3 लाख यहाँ लिख देंगे इनटू 100। जब इसको डिवाइड करेंगे, 1,50,000 दूनी 3 लाख, 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 के आगे आपका पीवी रेशो आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ ऑफ सेफ्टी को देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका, तो ये होती है आपकी प्रॉफिट, क्या होती है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, वही क्वेश्चन में जो दे रखा है 60,000। तो 60,000 लिख देंगे आप अपॉन पीवी रेशो कितना है 50%। परसेंट हटाकर आप क्या करेंगे 100 ऊपर ले आएंगे, और 556 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने जल्दी से आंसर बता दिया था आपको, क्या है ए। लेकिन फिर भी मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है अगर आपको को डिटेल में करना है, देखो भाई आपको भी पता है एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराना कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या क्या कराना पड़ रहा है यहाँ पर, पूरा पेपर भी सोल्व कराना है। तो आप देखिए कितने घंटे लग जाएंगे एक ही पेपर में। और उसमें क्या है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये सीखने की जरूरत नहीं है, उन पे आता है। तो उनका टाइम बचाने के लिए हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, हम क्वेश्चन के आंसर बताते फटाफट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको, इसलिए आप अगर आप चाहते हैं कि इन पे डिटेल आपको चाहिए तो आप डिटेल में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आगे राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखिए आपने देखा ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं सिलेबस में कभी भी कितना कितना बदलाव हो जाता है, आप ये देखिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये है आपका नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी
एफसी, जिसको आप इस तरह से भी कह देते हैं, ये आपके इकोनॉमिक्स से दिया गया है टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, डिपेंड ऑन मेंबर विल, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बोथ लिमिटेड एंड अनलिमिटेड दोनों तरह की लाइबिलिटी होती है। तो आंसर होगा आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसमें होती है आपकी? आप आपकी पार्टनरशिप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एसोसिएशन का अनुच्छेद एक अनुबंध है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। कंपनी एंड इट्स मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर लीडरशिप स्टाइल। और यहाँ लीडरशिप का स्टाइल आपको करना है। लीडरशिप स्टाइल टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और क्रमिस्टिक। तो यहाँ पर जो होगा आपका सही आंसर होगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्य उद्देश्य होगा आपका ऑप्शन ए, नरम ऋण प्रदान करके गरीब देशों को सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषज्ञता का एक अपेक्षाकृत स्थिर समूह जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है: दृष्टिकोण, सीखना, धारणा या व्यक्तिगत। सही आंसर होगा आपका व्यक्तिगत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का वह सिद्धांत जो आंतरिक प्रेरणा को लाभकारी प्रभावों और भावी बाह्य प्रेरणा को हानिकारक प्रभावों से संबंधित करता है, उसको कहते हैं आपका आत्मा आत्म निर्धारण सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। A box contain five white, five four balls. Three ball are at the random. Find the probability of. तो इसकी probability क्या होगी आपकी? probability होगी आपकी यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए 6 प्रति किलोग्राम की दर से 120 किलोग्राम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पूरा होने पर यह पाया गया है कि वस्तु की एक इकाई के लिए 60 प्रति किलोग्राम की लागत वाली 110 किलोग्राम कच्चे माल का उपयोग किया गया है। सामग्री लागत मूल्य और उपयोग भिन्नता की गणना कीजिए। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न लिमिटेड 2000 शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस जारी करता है। 3000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है। और 2400 शेयर के लिए आवेदन को अनुपातिक आधार पर शेयर आवंटित किए जाते हैं। तो वेग को 40 शेयर मिले हैं। तो बताइए वेग ने कितनों के लिए आवेदन किया था? प्रोरेटा बेसिस पर आप इसको फाइंड कर लेंगे और आपका प्रोरेटा बेसिस पर आपका फाइंड करके आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। आंसर आ जाएगा आपका सी, 48 शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनी की कौन सी खूबी है? तो संयुक्त स्टॉक कंपनी की कौन सी खूबी है यहाँ पर? ऑप्शन है शेयर का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। नियंत्रण की अवधि ग्रेजुनियस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया था आपके वी ए ग्रेसियन यूनस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भागीदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? भारतीय भागीदारी मतलब पार्टनरशिप कब लागू हुआ था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका, और ये हुआ था आपको 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, what will be the journal entry when the firm realize only 75,000 from a asset of 80,000? खैर 80,000 की एसेट थी और आपको 75,000 मिले, तो एंट्री 75,000 की होगी। बैंक को आप डेबिट करेंगे 75,000 से, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 75,000, 75,000। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन विरोधाभास आभास तब होता है जब आय प्रभाव होता है। आय आय प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं। राम से खरीदे गए 10,000 के माल को उसके निजी खाते में 1,000 के रूप में दर्ज किया गया। इस त्रुटि को ठीक किया जाएगा। तो इस त्रुटि को
ठीक किया जाएगा और एरर विल बी रेक्टिफाई द अकाउंट्स। तो कितने से एरर करेंगे आप, क्योंकि देखिए उससे खरीदा था और उसके निजी खाते में 1,000 रुपये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 9,000 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालू अनुपात की गणना करें। कार्यशील पूंजी आपकी वर्किंग कैपिटल दी हुई है आपकी 15,000। ठीक है, और ऋण दिया हुआ है आपको, मतलब यहाँ पर टोटल डेब्ट दिया हुआ है आपको 32,500। लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 25,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है 25,000, तो टोटल में से इसको कम कर देंगे, जो बचेगा हो जाएगा करंट डेब्ट। ठीक है, करंट डेब्ट है ये है, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 3:1। तो ऑप्शन होगा 1 होगा, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोदी गिलानी मिलर मॉडल है। तो सही आंसर क्या होगा आपका सी, लाभ भुगतान अनुपात का 50% होगा। बोस्टन काउंसिल ग्रुप, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जिस व्यवसाय के विकास दर उच्च है लेकिन बाजार में उसकी हिस्सेदारी कम है, उसे निम्न में से क्या कहा जाएगा। उसको कहा जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस पे, अभी इसका यहाँ अभी नहीं इसका, तो उसको ना आप काऊ कह सकते ना डॉग, तो अभी इस पे संयम है। अब करेक्ट आंसर इसका आप बताएं क्या होगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जटिल एक जटिल समय लेने वाली प्रक्रिया जिसमें प्रबंध गतिविधियों और लागत इस तरह से उचित ठहराता है कि वे पहले से ही किए जा रहे हो, तो आपका शून्य आधार बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डेटा का हार्मोनिक माध्यम परिकलित करें। हार्मोनिक मीन बताना है आपको, क्या बताना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जब आप इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका 15.58 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्टा निम्नलिखित में से के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। तो नेफ्टा किस किस के बीच में त्रिपक्षीय समझौता था, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन और प्रबंध द्वारा श्रम अनुबंध के बातचीत को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक एंड माउंटेन द्वारा विकसित प्रबंध ग्रिड में एक प्रबंध जो उत्पादन के लिए उच्च विचार रखता है लेकिन लोगों के लिए बहुत कम चिंता करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका प्रबंधन 9.0 प्रबंधन। नेक्स्ट देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को उसके समूह के बारे में हमारी धारणा के आधार पर आंकते हैं तो हम शॉर्टकट का उपयोग कर रहे हैं होते हैं, जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका स्टेरियोटाइपिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पूंजी संरचना शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो ये होता है आपका शेयर पूंजी, रिजर्व, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरी दर कितनी है, 30 रुपए प्रति घंटा। मानक समय 6 घंटे और वास्तविक समय है आपका 4 घंटे। रोमन योजना के तहत बोनस की कुल राशि अर्जित मजदूरी की कुल का पता लगाएं। तो जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका 160 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा संतुलन प्राप्त करती है जब अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम 10 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब करेगी, जब इक्विलिब्रियम तब करेगी जब एम आर बराबर होगा एम सी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फर्स्ट इम्पोज्ड इनकम टैक्स ऑन इंडिया एंड इट्स ईयर। ऑप्शन आपका बी सही होगा, सर जेम्स विल्सन 1860 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भर्ती का स्रोत नहीं है, तो भर्ती का स्रोत कौन सा नहीं है आपका, बौद्धिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई बैंकिंग स्कैमिंग, सो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर टू, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्माता बाहरी आपूर्तिकर्ता से 40% की दर से कुछ आवश्यक स्पेयर पार्ट्स खरीदता है। कुल वार्षिक आवश्यकता 45,000 सेट है। इन्वेंट्री में निवेश की वार्षिक लागत 10% है और प्रति यूनिट किराया, स्टेशनरी बीमा,
आधी जैसी लागत 1 रुपए की होती है। ऑर्डर देने और ऑर्डर देने की लागत 5 है, तो ऑर्डर देने के बीच समय अंतराल की गणना करें। ये भी आपका मैनेजमेंट से ही पूछा गया क्वेश्चन है। और कॉस्ट में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट में भी आता है आपका, दोनों में ही है, तो ये आपका क्या जाएगा 2.5 फॉर दिन। नेक्स्ट देखते हैं, अनौपचारिक संचार कौन सी सीमा नहीं है। अनौपचारिक संचार की कौन सी सीमा नहीं है, तो गति इसकी सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उसको पहचाने जो देश की भुगतान संतुलन पर असंतुलन का प्रकार नहीं है। ये होगा आपका क्षेत्रीय असंतुलन, सेक्शनल डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टर के 5 मॉडल में से एक बल नहीं है, तो सही होगा आपका सी, पूरक उत्पादन। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कीमत P मात्रा Q परिवर्तन एक कोष्ठक में दिए गए संबंधित प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है, तो मांग की लोच ED को इस प्रकार मापा जा सकता है। तो ED का सीधा फॉर्मूला आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये स्थापना जो की थी ये आपकी 1954 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उपविभाजित बाजार को कहा जाता है, तो उपविभाजित बाजार को कहा जाता है विभाजन। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई बिल 23 नवंबर 2016 को 2 महीने के लिए स्वीकार किया गया, तो बिल का भुगतान कब होगा। देखिए यहाँ पर 2 महीने जोड़कर आपको 3 महीने क्या 3 दिन का ग्रेस पीरियड लगाना है, तो आपका क्या आ जाएगा फिर 26 ही बैठ रहा है वैसे सीधा देखे तो आप। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, 25 जनवरी आएगा आपका, क्योंकि 3 दिन भी जोड़ेंगे आप, तो आपका 25 जनवरी आ जाएगा। नवंबर 30 का भी महीना आ रहा है, 31 का भी, तो यहाँ पर आपका 25 जनवरी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनी फ्योल के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था, तो हेनी फ्योल का आपका कार्य विभाजन का सिद्धांत। एक फर्म ए और बी इतने के अनुपात में लाभ साझा करते हैं, वे फर्म में 2/7वें हिस्से के लिए सी को भी शामिल करते हैं। सी को अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर लेता है, तो साझेदारी के बीच नया साझेदारी अनुपात क्या होगा। तो देखिए सी अपना हिस्सा ले रहा है, सी कितना है 2/7 है, तो इसका आधा आधा मतलब 2/14 लेगा ये ए से, और 2/14 लेगा ये बी से। जो बचेगा, बचने के बाद जो रेशो आएगा उसमें आप रेशो फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर 3:2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय एक्सिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगद के बदले फर्नीचर खरीदा, आपने नगद के बदले मतलब फर्नीचर नगद खरीदा है, तो किस प्रकार के खातों में शामिल होगा, व्यक्तिगत खाते में, वास्तविक नामात्मक, या ए और बी, दोनों में होगा। तो सही आंसर क्या होगा बी, वास्तविक खाते में होगा, क्योंकि एंट्री क्या होगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्ड बाय, तो किसके द्वारा फाइनेंशियल मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच कौन सा है ये आपको बताना है, तो ये है बीएफ स्किनर रिफोर्समेंट शोरिनो ने दी थी। तो यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। कोशिश की गई है कि कम से कम आपका टाइम लगे, क्योंकि अगर इनको एक्सप्लेन करने लग जाते हैं या आपको इनको हम सोल्व करके दिखाते तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए आपका टाइम बचाया गया है और आप खुद भी करके देखते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसको पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, और उस क्वेश्चन को हम आपको डिटेल में करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि चैनल का पर्पज बस ये है कि ये चैनल उन तक लोगों तक पहुंच जाए जो लोग पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो आप थोड़ा सहयोग करें और इस चैनल को सब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।